सोचिए जरा, अगर किसी एक एफआईआर में आपका पूरा भविष्य लिख दिया जाए और वही एफआईआर गलत लिखी जाए या यूं कहें जानबूझकर मोड़ी जाए, तो सवाल ये नहीं होता कि गलती हुई या नहीं। सवाल ये होता है कि ये गलती थी या खेल। और आज की कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एफआईआर में कैसे हुआ खेल। और इस कहानी के बीच में एक नाम बार बार आता है, मोहम्मद दीपक। लेकिन रुकिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप शुरुआत में सोचेंगे हो सकता है अंत तक आते आते वो पूरी तरह बदल जाए। भारत में एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कानून की भाषा में ये वो पहली सीढ़ी होती है जहां से किसी भी केस की पूरी कहानी शुरू होती है। कहा जाता है एफआईआर अगर सही है तो जांच सही दिशा में जाएगी, और अगर एफआईआर ही गलत है तो पूरा केस उसी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर एफआईआर लिखने में ही सिलेक्टिव सच्चाई डाल दी जाए, कुछ बातें लिख दी जाएं, कुछ बातें छोड़ दी जाएं और कुछ बातों को ऐसे घुमा दिया जाए कि पूरा नैरेटिव ही बदल जाए। यही सवाल इस केस में उठता है। ये कहानी है एक ऐसे मामले की जहां सोशल मीडिया पर, लोकल लेवल पर और कुछ रिपोर्ट्स में एक नाम उछल उछल कर सामने आता है, मोहम्मद दीपक। अब ध्यान से सुनिए, ये वीडियो किसी को दोषी या बेगुनाह घोषित नहीं कर रहा। हम यहाँ सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एफआईआर लिखी गई उसमें क्या लिखा गया और जो कहा जा रहा है उसमें क्या फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो क्यों। क्योंकि असली सवाल नाम का नहीं, सिस्टम का है। आपको पता है एफआईआर की एक लाइन क्या कर सकती है? एक लाइन किसी को आरोपी बना सकती है या पीड़ित। एक लाइन किसी को जेल तक पहुंचा सकती है या कोर्ट से बाहर निकाल सकती है। और एक लाइन पूरे केस की दिशा बदल सकती है। अब जरा सोचिए, अगर वही लाइन तोड़ मरोड़ कर लिखी जाए। इस केस में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं जो हुआ वो एफआईआर में पूरा लिखा ही नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं जो एफआईआर में लिखा है वो पूरा सच नहीं है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं ये सिर्फ गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा खेल था। लेकिन खेल किसने किया, क्यों किया, और सबसे बड़ा सवाल, फायदा किसे हुआ? यहीं से कहानी दिलचस्प बनती है। इस केस के दो तरह से सुनने को मिलते हैं। पहला, जो ऑफिशियल कागजों में लिखा है, जो एफआईआर में दर्ज है, जो रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरी, जो लोग बताते हैं, जो पीड़ित पक्ष कहता है, जो कुछ गवाहों के बयान में झलकता है। और यहीं से सवाल उठता है, इन दोनों के बीच इतना फर्क क्यों? अगर सच एक ही होता है तो कहानियां दो क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, फर्क है, लेकिन बड़ा क्या है? यहीं पर ट्विस्ट आता है। क्योंकि इस एफआईआर में कुछ ऐसी बातें हैं जो हैं लेकिन अधूरी हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन हैं ही नहीं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो जिस तरह लिखी गई हैं वो पूरे मामले को एक अलग ही एंगल से दिखाती हैं। सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि कागज पर क्या चढ़ा दिया गया। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या हर एफआईआर हमेशा 100% न्यूट्रल होती है? क्या हर एफआईआर बिना किसी दबाव के लिखी जाती है? क्या हर एफआईआर में पूरा सच आ ही जाता है? कानून की किताबें कहती हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ज़मीन की हकीकत वो अक्सर काफ़ी अलग होती है। और यही गैप कई बार लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। इस पूरे मामले में मोहम्मद दीपक का नाम कहीं ना कहीं चर्चा में आता है। कुछ लोग उन्हें इस कहानी का सेंटर पॉइंट मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनका नाम जिस तरह एफआईआर में आया वो कहानी का पूरा सच नहीं बताता। और कुछ लोग कहते हैं अगर एफआईआर सही तरह लिखी जाती तो आज ये मामला ही कुछ और होता। लेकिन याद रखिए, हम यहाँ किसी को दोषी या बेगुनाह साबित नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो लिखा गया वो कैसे लिखा गया। पिछले हिस्से में हमने ये समझा था कि एफआईआर किसी भी केस की नींव होती है। अगर नींव में ही फर्क आ जाए तो पूरी इमारत यानी पूरा केस उसी फर्क पर खड़ा हो जाता है। और इसी केस में भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एफआईआर में पूरी कहानी लिखी गई थी या सिर्फ वही जो दिखाना जरूरी समझा गया? जरा ये सीन सोचिए, एक पुलिस स्टेशन, एक शिकायतकर्ता और सामने बैठा एक अफसर जो एफआईआर लिख रहा है। कानून कहता है जो बताया जाए वो वैसा ही लिखा जाए। लेकिन असल दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बातें छोटी कर दी जाती हैं, कुछ बातें हल्की कर दी जाती हैं और कुछ बातें पूरी तरह गायब हो। यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसका असर बाद में पूरे केस पर दिखता है। इस केस की एफआईआर को लेकर पहला बड़ा सवाल यही उठता है, क्या घटना पूरी तरह उसी तरह लिखी गई जैसी बताई गई थी, या उसे एक खास एंगल से लिखा गया? कुछ लोग कहते हैं एफआईआर में कहानी का सिर्फ एक हिस्सा साफ साफ दिखता है, बाकी हिस्सा या तो बहुत छोटा कर दिया गया या फिर ठीक से सामने ही नहीं आया। और जब आप पूरी कहानी की जगह सिर्फ चुनिंदा हिस्से दिखाते हो तो देखने वाले की सोच अपने आप उसी दिशा में चली जाती है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। कब क्या हुआ, किसने पहले क्या कहा, पुलिस को पहली जानकारी किससे मिली? कागजों में जो टाइमलाइन दिखती है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है, लेकिन असल जिंदगी की घटनाएं अक्सर इतनी सलीके से नहीं होती।
यहीं पर लोग सवाल उठाते हैं, क्या टाइमलाइन को इस तरह सेट किया गया कि कहानी एक खास तरीके से समझ में आए? क्योंकि टाइमलाइन बदलते ही पूरे केस का मतलब भी बदल सकता है। किसी भी केस में ये बहुत मायने रखता है कि पहला बयान किसका दर्ज हुआ, क्योंकि पहला बयान पूरी जांच की दिशा तय कर देता है। इस केस में भी कुछ लोग कहते हैं जिसका बयान पहले होना चाहिए था वो बाद में लिया गया, और जो बाद में होना चाहिए था वो पहले दर्ज हो गया। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हो कि पूरी कहानी कैसे धीरे धीरे एक अलग शेप ले सकती है। अब बात करते हैं उस नाम की जो इस केस में बार बार सामने आता है, मोहम्मद दीपक। यहाँ सवाल ये नहीं है कि नाम एफआईआर में है या नहीं, सवाल ये है कि उनका जिक्र किस तरह किया गया, और जिस तरह किया गया क्या वो पूरी तस्वीर दिखाता है या सिर्फ एक हिस्सा। कुछ लोगों का मानना है कि उनका नाम जिस एंगल से सामने आया उसने पूरे केस का फोकस ही बदल दिया, यानी मुद्दा कहीं और था लेकिन कहानी घूमकर कहीं और पहुंच गई। एक और दिलचस्प बात, एफआईआर में कुछ डिटेल्स बहुत क्लियर हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स या तो बहुत धुंधली हैं या फिर हैं ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप फोटो में एक चेहरे को एचडी में दिखाओ और बाकी सबको ब्लर कर दो, तो देखने वाला किस पर फोकस करेगा? उसी चेहरे पर, है ना? इसी को कहते हैं सिलेक्टिव डिटेलिंग, और आरोप यही है कि इस एफआईआर में भी यही तरीका अपनाया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ लापरवाही थी या फिर ये सब जानबूझकर किया गया? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। अगर ये गलती है तो ये सिस्टम की कमजोरी है, और अगर ये जानबूझकर है तो ये सिस्टम का गलत इस्तेमाल है, और दोनों ही हालत में नुकसान आम आदमी का होता है। अब असली सवाल अभी बाकी है, क्या एफआईआर लिखने के बाद उसमें कुछ बदला गया? क्या कुछ शब्द ऐसे बदले गए जिससे मतलब ही बदल जाए? और क्या किसी को इससे सीधा फायदा हुआ? अगले पार्ट में हम इन्हीं पॉइंट्स को और गहराई से तोड़ेंगे। अगर आपको ये कहानी और इसका एनालिसिस समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही डीप और एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।